हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी में आज G7 को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि 2023 में पहला सबसे बड़ा समिट हुआ है G7। अभी G20 होना बाकी है, ब्रिक्स होना बाकी है, आसियान होना बाकी है, क्वाड भी हो चुका है हिरोशिमा में। तो बाकी सारे अभी होने बाकी हैं। तो ये पहला सबसे बड़ा इंटरनेशनल समिट हुआ है G7। तो शुरू करते हैं दोस्तों करंट अफेयर के लहजे से, जो प्री और मेंस दोनों में काम आएगा। G7 देखते हैं। 49 G7 शिखर सम्मेलन 2023। G7 ग्रुप ऑफ 7 का 49वां शिखर सम्मेलन 19 से 21 मई 2023 के दौरान जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया। G7 के अलावा भारत सहित कुल 8 देशों को भी इस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। जापान के निमंत्रण पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इससे पूर्व G7 का 48वां शिखर सम्मेलन स्लास एलमाओ जर्मनी में आयोजित किया गया था। तो ये जो 8 देश हैं G7 के सदस्य के अलावा जो आमंत्रित किए गए थे, इनका नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से देश हैं। तो आप लोग इन 8 देशों को देख लीजिएगा कौन कौन से देश हैं। देखते हैं। हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में दिखाया गया कि G7 से पहले कहीं अधिक एकजुट है। यूक्रेन पर एकजुट, चीन पर एकजुट, आर्थिक सुरक्षा पर एकजुट, भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा, अर्थव्यवस्था के निर्माण पर एकजुट, परमाणु निशस्त्रीकरण पर एकजुट और गरीबी से लड़ने पर एकजुट, और दुनिया भर में जलवायु संकट जैसे वैश्विक चुनौतियों का जवाब देना। यूक्रेन पर एकजुट। G7 नेताओं ने यूक्रेन के लिए G7 की राजनयिक, वित्तीय, मानवीय और सुरक्षा समर्थन को तेज करने, रूस और उसके युद्ध प्रयासों का समर्थन करने वाली लागत बढ़ाने और शेष हिस्सों पर रूस से युद्ध के नकारात्मक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए ठोस कार्रवाइयों की घोषणा की। G7 नेताओं ने रूस को आर्थिक रूप से अलग थलग करने और युद्ध छेड़ने की उसकी क्षमता को कमज़ोर करने के लिए नए कदमों की घोषणा की। उन्होंने युद्ध के लिए स्रोत इनपुट की रूस की क्षमता को और अधिक बाधित करने के लिए नए प्रयासों की घोषणा की। इसके साथ ही रूस ऊर्जा पर निर्भर को कम करने और भविष्य में इसकी निष्कर्षणता क्षमता को सीमित करना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली तक रूस की पहुंच को कम करना शामिल है। भागीदारों के साथ शांति पर चर्चा करना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए G7 नेताओं ने यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, आइसलैंड, कोमोरोस, भारत, इंडोनेशिया, कोरिया गणराज्य और वियतनाम के नेताओं से मुलाकात की। अब देखते हैं वही 8 देश हैं क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे देखें। नेताओं ने खाद्य सुरक्षा पर एक कार्य योजना जारी की, जिसमें कहा गया कि विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा और दुनिया भर में मानवीय स्थिति पर उसके प्रभाव के आलोक से हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर से सिद्धांत और क्षेत्रीय अखंडता तथा संप्रभुता पर एक मत है। चीन पर एकजुट। G7 नेताओं ने पुष्टि की कि G7 देश चीन से अलग नहीं हो रहे हैं। G7 अपने कर्मचारियों और कंपनियों के लिए एक समान अवसर के लिए बल देगा और चीन की गैर बाजारगत नीतियों और प्रथाओं से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने और आर्थिक दबाव के प्रति लचीलापन को बढ़ावा देगा। G7 के नेताओं ने कतिपय उन्नत प्रौद्योगिकी के संरक्षण की आवश्यकता को स्वीकार किया, जिनका प्रयोग हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए किया जा सकता है। नेताओं ने ताइवान जल डमरू में शांति और स्थिरता के महत्व की पुष्टि की और क्रॉस स्टेट मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया। उन्होंने पूर्व और दक्षिण चीन सागर में स्थित स्थिति के बारे में अपनी गंभीर चिंता दर्ज की और यथास्थिति को बदलने की किसी भी एक तरफा प्रयास के लिए अपने मजबूत विरोध की पुनः पुष्टि की। G7 नेताओं ने चीन में मानवाधिकार की स्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की और चीन से हस्तक्षेप गतिविधियों का संचालन करने या हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों की अखंडता को कमज़ोर नहीं करने का आह्वान किया। आर्थिक लचीलापन और आर्थिक सुरक्षा पर एकजुट। G7 के नेताओं ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने, कमजोरियों को कम करने और उनका शोषण करने और उन्हें मजबूत करने वाली दुर्भावनापूर्ण प्रथाओं का मुकाबला करके
आर्थिक लचीलापन और आर्थिक सुरक्षा पर रणनीतिक समन्वय बढ़ाने के लिए एक कदम उठाए हैं। G7 नेताओं ने सामूहिक मूल्यांकन तैयारियों, प्रतिरोध और आर्थिक दबावों की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए आर्थिक दबाव पर समन्वय मंच का शुभारंभ किया। भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण पर एकजुट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा पर काम किया जो साहसिक सार्वजनिक निवेश पर केंद्रित है और सुरक्षित तथा लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए भागीदारों के साथ कार्य कर रहा है। हिरोशिमा में G7 नेताओं ने उस तरीके को रेखांकित किया जिसमें G7 भागीदार पेरिस समझौता लक्ष्यों को प्राप्त करने, सुरक्षित और लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने और G7 देशों में मजबूत औद्योगिक आधार सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। G7 नेताओं ने माना कि पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तत्काल महत्वपूर्ण प्रोत्साहनों, औद्योगिक नीतियों और सार्वजनिक के साथ साथ निजी निवेश की आवश्यकता है। नेता नियमों और निवेशों को सुनिश्चित करने के लिए एक साथ कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी को सभी देशों के लिए अधिक किफ़ायती बनाएंगे और श्रमिकों तथा समुदायों के लिए एक वैश्विक न्यायोचित ऊर्जा संक्रमण को चलाने में मदद करेंगे। हिरोशिमा में G7 नेताओं ने सतत विकास लक्ष्य SDG की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए निवेश और नीतिगत सुधारों को अनलॉक करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें अधिक लचीले भोजन और स्वास्थ्य प्रणालियों में निवेश करना, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का दूर करना शामिल है। कर्ज के बढ़ते स्तर से निपटना। G7 नेताओं ने अपनी चिंता पर प्रकाश डाला। ये G7 जब मेंस में पूछा जाएगा, जब सितंबर 2023 में मेंस होगा, तो G7 में किस बात पर चर्चा हुई, तो ये सारे हेडिंग उसमें लिखने पड़ेंगे। कर्ज के स्तर से निपटना है और ये बहुपक्षीय विकास बैंक NDB के विकास को बढ़ावा देना। देखिए, उन्होंने मध्यम आय वाले देशों में ऋण भेद्यता को संबोधित करने की तत्कालिकता को दोहराया और ऋण सेवा निलंबन पहल DSSI से परे ऋण उपचार के समान ढांचे के कार्यान्वयन में सुधार के लिए G20 के प्रयास का पूरा समर्थन किया। बहुपक्षीय विकास बैंकों MDB के विकास को बढ़ावा देना। G7 नेताओं ने जलवायु परिवर्तन, महामारी और जैसे संघर्ष वैश्विक चुनौतियों का बेहतर समाधान करने के लिए अपने व्यापार मॉडल की समीक्षा करने और बदलने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों द्वारा किए जा रहे प्रयासों के लिए अपने मजबूत समर्थन का उल्लेख किया, जो गरीबी में कमी और साझा समृद्धि को प्राप्त करने के लिए अभिन्न अंग है। उन्होंने 2023 WBC और IMF की वार्षिक बैठकों और उससे आगे के लिए विश्व बैंक के विकास एजेंडा पर और प्रगति करने का ध्यान दिया। जीवन प्रत्याशा पहली वैश्विक गिरावट की उलाटना। G7 नेताओं ने वर्ष 2025 के अंत तक आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को पूर्व महामारी के स्तर से बेहतर करने के लिए वैश्विक साझेदारों के साथ काम करने और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल वितरण को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध किया, जिसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में निवेश करना शामिल है ताकि सार्वभौमिक दिशा में प्रगति में तेजी लाई जा सके। US से वित्त वर्ष 2022 निधियों के साथ वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रम के वित्त पोषण में लगभग $10 बिलियन प्रदान कर रहा है, जिसमें अधिकांश आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं का समर्थन करता है, जिसमें HIV, एड्स, TB और मलेरिया को संबोधित पानी और स्वच्छता तक पहुंच का विस्तार करना और मातृत्व सहायता शामिल है। देखिए, हिरोशिमा एक्शन स्टेटमेंट लॉन्च करना। हिरोशिमा स्टेटमेंट लॉन्च हुआ था, घोषणा पत्र। G7 नेताओं ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा को दूर करने और अधिक लचीला, टिकाऊ और समावेशी खाद्य प्रणाली बनाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपनी निरंतर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। G7 नेताओं ने खाद्य सुरक्षा के लिए $14.9 बिलियन जुटाकर वर्ष 2022 में G7 एलमाओ शिखर सम्मेलन में घोषित 14 बिलियन की प्रतिबद्धता को पार कर लिया। जब G7 हुआ था जर्मनी में एलमाओ में, तब इसका टारगेट रखा था जो पैसे जुटाने का $14 बिलियन रखा गया था, लेकिन इस बार उन्होंने कितना किया, $14.9 बिलियन, उससे अधिक कलेक्शन किया। आगे देखें, संयुक्त राज्य अमेरिका खाद्य सुरक्षा पर
विश्व में अग्रणी है। वर्ष 2022 तक शुरुआत से यूएसए में खाद्य सुरक्षा के लिए तीव्र और मध्यम दीर्घकालिक सहायता के रूप में $13.5 बिलियन से अधिक की राशि प्रदान की गई। पीजीआई के एक वर्ष में ठोस प्रगति दिखाना। G7 नेताओं द्वारा पीजीआई को G7 की सामूहिक अवसंरचना पहल के रूप में घोषित करने के एक वर्ष बाद G7 नेताओं ने प्रदर्शित किया कि पीजीआई ठोस प्रगति कर रहा है। यूएसए ने पीजीआई के लिए अनुदान, संघीय वित्त पोषण और निजी निवेश का लाभ उठाकर $30 मिलियन जुटाए हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नई परियोजनाओं की घोषणा की और वर्ष 2022 G7 शिखर सम्मेलन में पीजीआई के बाद से घोषित कई परियोजनाओं के प्रभाव पर प्रकाश डाला। पीजीआई निवेशक फोरम की घोषणा। राष्ट्रपति बाइडेन ने घोषणा की कि यूएसए एक वार्षिक निवेश फोरम शुरू करने की कोशिश करेगा ताकि संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजी को अधिक व्यापक रूप से जोखिम मुक्त कर सके, निवेशकों और पीजीआई के आगे बढ़ाने और वाले अवसरों के बीच मेल मिलाने वाली भूमिका निभा सके और इसके बारे में फीडबैक सुन सके कि वह कैसे जारी कर सकता है। आगे देखिए अन्य प्रमुख बिंदु। 49वें शिखर सम्मेलन में आमंत्रित गैर सदस्य देश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद करेंगे। ऑस्ट्रेलिया 1, दक्षिण कोरिया 2। अन्य नई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और भारत जैसे उभरते बाजारों को बढ़ती ताकत से अच्छी तरह परिचित है, वह उन्हें करीब रखना चाहते हैं। भारत शिखर सम्मेलन में नियमित रूप से शामिल होता रहा है। इस वर्ष 2023 में भी भारत को G7 शिखर सम्मेलन में निमंत्रण मिला है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भारत के अलावा दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया 3, ब्राज़ील 4, वियतनाम 5, इंडोनेशिया 6, कोमोरोस 7 और कुक आइलैंड 8, यही 8 देश हैं जिन्हें गैर G7 देशों के रूप में आमंत्रित किया था। तो आने वाले एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है किनको किनको आमंत्रित किया गया था। तो भारत, एशिया से भारत और दक्षिण कोरिया है, हम देखेंगे। एशिया से भारत और दक्षिण कोरिया है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से ऑस्ट्रेलिया है। एशिया से भारत, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया 4 हैं। 8 में से 4 तो एशिया से आमंत्रित थे और फिर दक्षिण अमेरिका से 1, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया से महाद्वीप से 2, तो ये 3 महाद्वीप से 6 देश आमंत्रित थे। आइसलैंड जो आपका यूरोप से है और कोमोरोस ये द्वीपीय देश है। तो ऐसे हम 8 देशों को नाम याद कर लेंगे। आगे देखें सम्मेलन में भारत की भूमिका। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 मई 2023 को हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जापान पहुंचे। ये चौथी बार है जब प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष 2022 में जर्मनी, वर्ष 2021 में यूके और वर्ष 2019 में फ्रांस में आयोजित G शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। वर्ष 2020 में G शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका के पास थी। अमेरिका ने इस वक्त भारत को आमंत्रित किया था किंतु इसे कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया। ज्ञातव्य हो कि G शिखर सम्मेलन में गैर सदस्य देशों को आमंत्रित करने की प्रथा वर्ष 2003 में शुरू की गई थी। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। हिरोशिमा में आयोजित G7 सम्मेलन में भारत की 10वीं भागीदारी है। आगे देखें सम्मेलन में भारत को आमंत्रण क्यों। जापानी प्रधानमंत्री किशिदा ने इस वर्ष की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया था। उनकी गेस्ट लिस्ट को ग्लोबल साउथ कहे जाने वाले देशों को लुभाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। ग्लोबल साउथ शब्द एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के विकासशील देशों के लिए प्रयोग किया जाता है। भारत इस अनौपचारिक समूह का सबसे प्रभावशाली सदस्य है। भारत के G7 शिखर सम्मेलन के मुख्य फोकस चीन और रूस के साथ जटिल संबंध भी है। ऐसे में G7 देश भारत को अपनी सहयोगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जापान रवाना होने से पूर्व संकेत देते हुए कहा कि वे विविध वैश्विक विषयों पर विचारों के स्वस्थ आदान प्रदान की आशा कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर G7 नेताओं का बयान। G7 नेताओं ने रूस को टारगेट करते हुए कहा कि हम यूक्रेन के विरुद्ध रूसी सेना के अवैध, अनुचित और अकारण युद्ध में खिलाफ एक बड़ा
एक साथ खड़े होने की अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। हिरोशिमा में हो रही G7 समिट के दौरान G7 नेताओं ने बयान में कहा कि हम कड़े शब्दों में रूस के UN चार्टर का उल्लंघन करने और रूसी आक्रमण के शेष दुनिया पर पड़े प्रभाव का निंदा करते हैं। बयान में कहा कि हम शांति के प्रतीक हिरोशिमा से शपथ लेते हैं कि G7 हमारे सभी नीतिगत साधनों को जुटाएंगे और यूक्रेन के साथ मिलकर यूक्रेन में शीघ्र ही एक व्यापक, न्यायपूर्ण और अस्थायी शांति लाने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिरोशिमा शांति स्मारक का दौरा। 31 मई 2023 की सुबह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिरोशिमा शांति स्मारक गए और वहां परमाणु हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। यहाँ पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी और अन्य नेताओं ने हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और अन्य नेता मौजूद थे। ज्ञातव्य हो कि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा हिरोशिमा में किए गए परमाणु हमले में 1,20,000 से अधिक लोग मारे गए थे। दूसरा परमाणु हमला 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में हुआ था, जहां 80,000 से अधिक लोग मारे गए थे। हिरोशिमा में हुई क्वाड की मीटिंग। G7 शिखर सम्मेलन के साथ क्वाड की भी मीटिंग हुई। पहले से ये मीटिंग ऑस्ट्रेलिया में होनी थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ऑस्ट्रेलिया दौरा रद्द होने की वजह से ये मीटिंग हिरोशिमा में ही रखी गई। तत्पश्चात क्वाड में शामिल देशों अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया की मीटिंग हिरोशिमा में संपन्न हुई। इस मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड को एक बड़ा एवं अहम प्लेटफॉर्म बताया। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश भी दिया। इस मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम स्पष्ट रूप से सीमा पार आतंकवाद सहित सभी रूपों में और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की निंदा करते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद से उत्पन्न खतरों को रोकने, पता लगाने और प्रतिक्रिया करने की क्षमता को मजबूत करने के लिए व्यापक और निरंतर तरीके से अपने क्षेत्रीय भागीदारी के रूप में कार्य करेंगे। अब आगे देखें। अन्य विदेशों में मंचों पर भारत ने इस युद्ध को लेकर अपना न्यूट्रल रुख भी कायम रखा। डॉक्टर तोमियो मिज़ोकामी से मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में प्रसिद्ध जापानी लेखक, हिंदी और पंजाबी भाषाविद पद्मश्री डॉक्टर तोमियो मिज़ोकामी और प्रमुख चित्रकार हिरोको ताकायामा से मुलाकात की। जापानी चित्रकार ने उन्हें अपनी कलाकृति भी भेंट प्रदान की। महात्मा गांधी का प्रतिमा का अनावरण, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने 20 मई को हिरोशिमा में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात की। इस बीच उन्होंने हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी की प्रतिमा अहिंसा के विचार को आगे बढ़ाएगी। G7 से भारत को लाभ। भारत G7 का सदस्य नहीं है, किंतु फिर भी भारत का अतिथि देश के रूप में इस सम्मेलन में भाग में लगातार आमंत्रित किया जा रहा है। वहीं चीन भी इस समूह का हिस्सा नहीं है। ऐसे में चीन की बढ़ती हुई विस्तारीकरण की नीति से निपटने के लिए समूह भारत के लिए मददगार हो सकता है। G7 की बैठक में चीन को काबू करने के लिए भारत भी अमेरिका और जापान के साथ मिलकर काम कर सकता है। G7 में कई ट्राइलेटरल मीटिंग होती है, जिसमें भारत भी किन्हीं दो देशों के साथ बैठकर किसी मुद्दे पर अपनी बात रख सकता है। इसमें शामिल होकर भारत ने इन देशों को तेज गति से विकास करने की रणनीति को भी अमल में ला सकता है। भारत के सभी G7 देशों के साथ सदस्य लोगों के साथ आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से समृद्ध संबंध है। भविष्य में इस समूह के साथ भारत के आर्थिक हितों में वृद्धि होने और राजनीतिक स्तर पर भी प्रगाढ़ संबंध होने से देश को मजबूती मिलेगी। G7 क्या है? G7 दुनिया का सबसे बड़ी विकसित और उन्नतशील अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। देखें, G7 का अंतर सरकारी संगठन है, जिसका गठन 1975 में हुआ था। इसका गठन विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं द्वारा विश्व के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक अनौपचारिक मंच के रूप में किया गया था। कैसे बना ये संगठन? विश्व में पहली बार
वर्ष 1973 में तेल संकट पैदा हुआ। ओपेक एक संगठन है तेल वाले देशों का। देशों ने सऊदी अरब के किंग फैसले के नेतृत्व में उन सभी देशों को तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया जिन्होंने योम किपुर युद्ध के दौरान इजराइल का समर्थन किया था। इस घोषणा के अमल में आने के साथ ही कनाडा, जापान, नीदरलैंड, यूएस, यूके में तेल संकट तेजी से बढ़ा। बाद में पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका सहित कुछ और देश इस दायरे में आए। प्रतिबंध हटने तक तेल की दामों में 300% का उछाल आ गया था। आरंभिक दिनों में तेल संकट का सामना करने के लिए 25 मार्च 1973 को अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और यूके के वित्तीय मंत्रियों की एक अनौपचारिक बैठक वाशिंगटन में बुलाई गई। इस वर्ष के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक WB की बैठक में अमेरिका ने जापान को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव रखा, जिसके लिए सभी सहमत हो गए। अब सदस्यों की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई। अब इन्हें ग्रुप ऑफ 5 कहा जाने लगा। ग्रुप ऑफ 5 के वित्त मंत्रियों के अलावा वित्त मंत्रालय से जुड़े अफसरों की शामिल किया गया। इस तरह बनते बिगड़ने इस ग्रुप में राष्ट्राध्यक्ष जुड़ गए और इसका पहला 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन 15 नवंबर 1976 को बुलाया गया। इसमें इटली को भी आमंत्रित किया गया और अब ये G6 ग्रुप ऑफ 6 हो गया। वर्ष 1976 में इसमें कनाडा से आमंत्रित किया गया और अब ये G7 हो गया। G7 का पहला शिखर सम्मेलन 27-28 जून 1976 को अमेरिका में बुलाया गया। G7 का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्रतिनिधि सरकार की स्थापना एवं बहुसंख्यकवाद को सुनिश्चित करना है। G7 दुनिया में मानवाधिकारों की रक्षा, विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम, समान मूल्यों की सहभागिता एवं मानवाधिकार जैसे लक्ष्यों को सुनिश्चित करता है। आर्थिक विकास के लिए चर्चा में G7 समूह के एजेंडे में शामिल रहता है। आगे इस संस्था के द्वारा वैश्विक समस्याओं पर चर्चा में प्रभावी उपाय के लिए कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। रूस की स्थिति वर्ष 1998 में G7 समूह के रूप को शामिल किया गया। रूस को शामिल किया गया, जिसके पश्चात G7 समूह को G8 के नाम से जाना जाने लगा। वह 2014 मार्च 2014 में रूस के क्रीमिया पर आक्रमण करते हुए इस पर अधिकार कर लेने के पश्चात रूस को इस समूह से हटा दिया गया। इस प्रकार G8 पुनः G7 बन गया। G7 का मुख्यालय G7 का कोई अस्थायी मुख्यालय नहीं है। G20 का भी कोई अस्थायी मुख्यालय नहीं है। संबंधित देश G7 समूह की बैठक का आयोजित स्थल होता है। उसी देश को संबंधित वर्ष के लिए G7 का मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत में मुख्यालय बना है, ये फरवरी 2024 तक काम करेगा। भारत का मुख्यालय जो G7 का बना है। आगे देखें, G7 का शिखर सम्मेलन शिखर सम्मेलन का आयोजन वार्षिक आधार पर किया जाता है। इस सम्मेलन की मेजबानी सदस्य देशों द्वारा रोटेशन बेस के आधार पर की जाती है। प्रतिवर्ष विभिन्न देशों को इस सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया जाता है। G7 समूह की कार्यविधि प्रत्येक वर्ष G7 की बैठक का आयोजन किया जाता है। इस बैठक की अध्यक्षता G7 के सदस्य द्वारा देश बारी बारी से करते हैं। यह सम्मेलन 2 दिनों तक चलता है। इस सम्मेलन में वैश्विक मुद्दों में चर्चा की जाती है। इसके समाधान के लिए रणनीति तय की जाती है। शिखर सम्मेलन के अंत में एक सूचना जारी की जाती है, जिसमें विभिन्न विषयों पर सहमति वाले बिंदुओं की जिक्र होता है। इसमें शामिल राष्ट्रों के अलावा यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष भी शामिल होते हैं। G7 का वैश्विक परिदृश्य में योगदान समिट वेबसाइट के अनुसार वर्ष 2022 तक G7 की वैश्विक आबादी 10%, वैश्विक GDP का 31%, वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 21% योगदान देते हैं। चीन एवं भारत दुनिया के सबसे बड़े सकल घरेलू उत्पाद में आंकड़ों के साथ 2 सबसे अधिक आबादी वाले देश इस समूह का हिस्सा नहीं है। वर्ष 2021 में G7 देशों के सार्वजनिक क्षेत्र का वार्षिक व्यय राजस्व से अधिक था। अधिकांश G7 देशों में उच्च स्तर का सकल ऋण था। विशेष रूप से जापान GDP का 285%, इटली का 151% और अमेरिका 133%। G7 वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। विशेष रूप से अमेरिका और जर्मनी प्रमुख निर्यातक देश हैं। वर्ष 2021 में दोनों देशों द्वारा विदेश में 1 ट्रिलियन से अधिक की वस्तुओं का निर्यात किया गया। इस सम्मेलन में वैश्विक मुद्दों, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर चर्चा की जाती है एवं समाधान के लिए प्रभावी कार्यक्रम तय किए जाते हैं। G7 का कोई औपचारिक चार्टर सचिवालय नहीं होता है। प्रेसिडेंसी जो हर वर्ष सदस्य देशों के बीच आवंटित होती है। एजेंडा तय करने
हेतु प्रभारी होती है। शिखर सम्मेलन से पहले शेरपा मंत्री और दूत नीतिगत पहल करते हैं। अभी जैसे G20 का शिखर और जो शेरपा हैं अमिताभ कांत हैं, भारत के जो पूर्व CEO होते हैं नीति आयोग के, उसी तरह हर देश के अपने शेरपा होते हैं जहाँ पे शिखर सम्मेलन होने वाला मेज़बानी जो करता है उसका। सम्मेलन के दौरान यूरोपीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों का भी आमंत्रित किया जाता है। G7 के कार्य। G7 की स्थापना के पीछे मूल उद्देश्य यह था कि उसमें शामिल अमीर देश आर्थिक परेशानियों का समाधान निकालने के लिए कार्य करेंगे। ये वैश्विक संकटों से निपटने के लिए विश्व की उन्नत अर्थव्यवस्था को एक साथ लाता है। ये प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति, वैश्विक आर्थिक मुद्दों जैसे विषयों पर बात करने के लिए बैठकें करता है। इसके अतिरिक्त G7 समूह मानवाधिकार और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर भी बातचीत करते हैं। वर्ष 2022 में हुई G7 की बैठक में 7 देशों ने यूक्रेन जंग के चलते रूस पर पाबंदी लगाने की घोषणा की थी। चीन G7 का सदस्य क्यों नहीं है? चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, किंतु इस समूह का सदस्य नहीं है। इसका प्रमुख कारण यह है कि यह विश्व की सबसे बड़ी आबादी निवास करती है और अब नहीं निवास करती, अब तो इंडिया हो गया। अप्रैल से व्यक्ति आय संपत्ति G7 के देशों के मुकाबले बहुत कम है। ऐसे में चीन को उन्नत विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश नहीं माना जाता है। उसकी वजह से यह समूह में शामिल नहीं है। यद्यपि चीन G20 का हिस्सा है, इस समूह में शामिल होकर यह अपने यहाँ शंघाई जैसे आधुनिकता शहरों की संख्या बढ़ाने का कार्य कर रहा है। तो दोस्तों ये था G7 के बारे में बहुत डिटेल से, इसमें क्या क्या मुद्दे थे, किसके मुद्दे पे बात हुई। जो 49वां G7 शिखर सम्मेलन हिरोशिमा में हुआ था। एक क्वेश्चन और भी है कि G7 जो 2024 में होगा वो कहाँ होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि शिखर सम्मेलन 50वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा। अब देखते हैं दोस्तों यूक्रेन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, क्योंकि यूक्रेन रूस के बारे में G7 में बहुत चर्चा हुआ है, तो देखते हैं इसमें। दोस्तों ये यूक्रेन है, यूक्रेन बारे में संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। यूक्रेन का टोटल क्षेत्रफल यूक्रेन का टोटल क्षेत्रफल 6,35,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी टोटल जनसंख्या 4,38,00,000 है। और ये यूक्रेन जो रसिया से सटा हुआ है, इससे संबंधित जो इसके आसपास जो बाउंड्री शेयर करते हैं वो देश कौन कौन से हैं। पूर्व में रसिया है, देखिए पूर्व में रसिया है, उत्तर में बेलारूस है और पोलैंड है, देखिए पोलैंड उत्तर में है। फिर पश्चिम में हंगरी है, यहाँ हंगरी है पश्चिम में, ये देखिए हंगरी। और दक्षिण पश्चिम में रोमानिया है, मालाडोवा यहाँ पे होगा भाई, मालाडोवा ये है, ये मालाडोवा है और काला सागर है। तो ये इसके बाउंड्री शेयर करते हैं 5-6 देश जो हैं ये। और अभी जो बात हो रही थी G7 में कि G7 से रसिया को क्यों अलग कर दिया गया, तो ये जो क्रीमिया है आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्रीमिया, इसी पे इसने 2014 फरवरी मार्च में आक्रमण करके अपने अधीनस्थ कर लिया था रसिया ने। तो इसी कारण इसको G7 से अलग, मतलब G8 था तब, तो इसको अलग कर दिया गया, तो फिर से G7 बन गया ये, क्योंकि यहाँ इसका व्यापार होता है। ये जो सी ऑफ एजोव है और काला सागर में एक कर्च जल संधि, यहीं से इसके विमान आते जाते हैं। तो यहाँ पे अगर रसिया और यूक्रेन का इस पर प्रभाव था तो यहाँ पे इसको दिक्कत होती थी, इसलिए इसने अपने प्रभाव में ले लिया इसको। अब देखते हैं दोस्तों, सितंबर 2022 में 4 राज्यों को रसिया ने स्वतंत्र घोषित कर दिया यूक्रेन के। कौन कौन से वो राज्य हैं ये देखिए, ये है दनियास्क, लुगांसक, ये लुगांसक है, 2 हो गया। और आपका खिराशन है और डोनस्टेक है, खारकीव है। तो ये जापोरिजिया भी है, जापोरिजिया को भी इसने स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो ये यूक्रेन और रसिया के बीच जो विवाद का जड़ था, ये अजोव सागर और ब्लैक सी। और ये क्योंकि ये नाटो का सदस्य बनना चाह रहा था, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था।
कि अगर ये नाटो का सदस्य बन जाता तो इससे बाउंड्री ज़्यादा शेयर होती है रसिया की, तो इसका नाटो देशों का यहाँ पे जो प्रभाव है यहाँ इसकी बाउंड्री तक आ जाती। क्योंकि अभी इसके बाउंड्री पे शेयर करने वाले 2 देश थे, जो उनमें से एक ने सदस्यता उसको मिल गई है। और नाटो का एक उद्देश्य है कि अगर उसके किसी भी देश पे आक्रमण कोई देश करता है तो ये माना जाएगा कि जो जितने भी सदस्य देश हैं उन पे आक्रमण हुआ है। तो इसके नाटो ना बनने देने कारण इस पे जो फरवरी 2024 पे में रसिया ने आक्रमण कर दिया। अब रसिया के बारे में भी देख लेते हैं। रसिया का टोटल क्षेत्रफल है 1,71,00,000। विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल जो है वो रसिया का है 1,71,00,000। फिर उसके बाद में कनाडा का है 1,05,00,000। फिर उसके बाद में आपका अमेरिका का है 96,00,000। फिर 93,00,000 है चाइना का। फिर ब्राज़ील का है 87,00,000। फिर 77,00,000 है ऑस्ट्रेलिया का। उसके बाद में फिर इंडिया आता है 7वें नंबर पे 32,00,000 क्षेत्रफल के साथ में। तो ये सारे देश थे। अब देखते रसिया जो टोटल जो विश्व में जनसंख्या उसका कितना प्रतिनिधित्व करता है। तो रसिया का भी 3 जून को ही उसका 3 जून 2023 को जारी हुआ है उसका सेंसेक्स। इसमें इसकी टोटल जनसंख्या जो है 14,61,000 16,427 इसकी टोटल जनसंख्या है, जो पूरे विश्व का 2.05% है। और इसमें देखते हैं कि सबसे अधिक प्रतिनिधित्व कौन करता है जनसंख्या में। तो सबसे अधिक अब इंडिया कर रहा है 19.5% के साथ में, और 19.5% चाइना भी, चूँकि 29 लाख का गैप है दोनों में, तो इतना परसेंटेज गैप नहीं करता है। और फिर तीसरे नंबर पे आता है अमेरिका 4.55%। फिर आता है इंडोनेशिया 3.7%। तो ऐसे ब्राज़ील 3.8%। अगर हम उत्तर प्रदेश को अलग कर दें तो विश्व का पाँचवा सबसे बड़ा देश होगा जनसंख्या के मामले में। तो ऐसे देश जो रसिया और यूक्रेन के बीच में जो विवाद था, ये हम लोगों ने देखा किस कारण हुआ, किस कारण G8 से G7 हुआ, और रसिया ने क्यों इस पर आक्रमण किया, और इसमें कितने बदलाव, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हुआ, कितने देश में इसका प्रभाव पड़ा। गेहूँ, चूँकि यूक्रेन में गेहूँ निर्यात अधिक होता है यहाँ से, तो यहाँ पे साल भर युद्ध चलने के कारण यहाँ पे जो यूरोपीय देश हैं उनको बहुत खाद्यान्न की आपूर्ति में दिक्कत हुई। तो ये था दोस्तों G7 सम्मेलन के बारे में और कुछ रसिया और यूक्रेन युद्ध के बारे में। आगे भी ऐसी चर्चा होती रहेगी इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश PCS मेंस अपरी दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। जो उत्तर प्रदेश PCS मेंस सेकेंड पेपर में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसमें पूछा जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ अलविदा लेना चाहेंगे। कंटेंट आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।